हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी सेंट्रल। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है विजय और आज हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस टू के बारे में और इंटरकाइनेसिस के बारे में। तो देखिए, मियोसिस टू जो है वो एक माइटोसिस के जैसी ही डिवीजन होती है जो फॉलो करती है मियोसिस वन को, विच इज़ टू टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस इन मियोसिस वन। एक होता है रिकॉम्बिनेशन और दूसरा है रिडक्शनल डिवीजन, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, जिन वीडियोज़ को आप आई बटन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, उसके बाद आता है मियोसिस टू। और मियोसिस टू में जाने से कुछ वक्त तक बहुत एक छोटा सा टाइम स्पैन होता है जिसमें जो सेल है, जो भी गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल है, वो पर्टिकुलरली अपने अमाउंट को, जो आरएनए है, प्रोटीन है या कोई भी चीज़ मियोसिस टू में जाने के लिए उसको ज़रूरी है, उन सब चीज़ों को बनाएगा। तो वो चीज़ें क्या क्या होती हैं देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले होगा उसमें आरएनए, कुछ आरएनए चाहिएंगे और प्रोटीन चाहिएंगे। किस चीज़ के लिए? एक सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल इनफ नहीं है जब अगली बार एक बार सेल डिवीजन हो चुकी है जहां पर ड्यूअल सिस्टर क्रोमेटिड एंड ड्यूअल सिस्टर क्रोमेटिड जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो एक दूसरे से डिवाइड हो चुके हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ। तो उसके साथ साथ सेंट्रियोल भी एक एक सेल के अंदर चले गए थे आफ्टर साइटोकाइनेसिस। तो अभी हमारे पास जो बचते हैं वो है सिर्फ अकेला सेंट्रियोल। ठीक है, अकेला सेंट्रियोल कभी भी इनफ नहीं होता किसी भी कंडीशन में कि वो किसी भी क्रोमोसोम को, ठीक है, इस कंडीशन में डिवाइड कर सके। और ये जो सिंगल सिस्टर क्रोमेटिड स्टेज है, ये ड्यूअल सिस्टर क्रोमेटिड स्टेज है। सेकंड मियोसिस में यही चीज होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इंटरकाइनेसिस में क्या होगा? एक आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे और प्रोटीन बनने के साथ साथ डीएनए फॉर्मेशन नहीं होती है। डीएनए फॉर्मेशन जो है मियोसिस वन से पहले हो चुकी है। तो यहां पर होगा सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, जिसका मतलब है एक सेंट्रियोल से दो सेंट्रियोल्स बन जाएंगे ताकि ये फिर से पोल के ऊपर जाकर और जो भी क्रोमोसोम इस कंडीशन में प्रेजेंट हैं उनको सिंगल सिस्टर क्रोमेटिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेल ने जो है मियोसिस टू को शुरू कर दिया और जो मियोसिस टू को हम माइटोटिक मियोसिस भी बोल सकते हैं। ये भी दो पार्ट्स में कंप्लीट होती है। पहला कार्योकाइनेसिस, जिसका मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस, जिसका मतलब है डिवीजन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म अलोंग विद द क्रोमोसोम्स, अलोंग विद द डीएनए मटेरियल, अलोंग विद एनीथिंग दैट वाज प्रेजेंट प्रायर टू द सेल डिवीजन। ठीक है, इससे क्या प्रोड्यूस होगा? इससे प्रोड्यूस होगा टोटल 4 सेल्स विच आर ऑफ हैप्लॉइड कंडीशन, जिसका मतलब होता है n। और n का मतलब है क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ एंड द डीएनए अमाउंट इज रिड्यूस टू 1/4। ठीक है, तो इसी वजह से जो मियोसिस है इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। एक्चुअल रिडक्शन जो है मियोसिस वन में होती है और कंप्लीट जो है वो मियोसिस टू के बाद में होता है। तो मियोसिस टू जो है वो 4 फेजेस में कंप्लीट होती है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ऑल ऑफ देम हैविंग सेकंड एज द सफिक्स, जस्ट टू डिनोट कि ये सेकंड मियोसिस के पार्ट्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास प्रोफेज, और प्रोफेज जो है इसमें इंटरकाइनेसिस में मैंने आपको बताया था कि इंटरकाइनेसिस में जैसे ही पिछली मियोसिस की साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होती है वैसे ही न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन जनरेट हो जाएगी। जो डीएनए है वो क्रोमोसोमल फॉर्म से डीकंडेंस्ड क्रोमेटिन फॉर्म में आ जाएगा और फिर उसके बाद सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आरएनए प्रोफेज वन में फिर से डिसोल्व होंगे। क्रोमेटिन फाइबर जो है वो वापस से क्रोमोसोम बनने की तरफ मूव कर जाता है। तो क्रोमेटिन जो है उसकी कंडेंसेशन फिर से शुरू हो चुकी है। और एस्टर फॉर्मेशन एंड सेंट्रियोल्स, ये एस्टर फॉर्मेशन जो है रिस्पॉन्सिबल है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, जो क्रोमोसोम्स को ड्यूअल सिस्टर क्रोमेटिड स्टेज से सिंगल सिस्टर क्रोमेटिड स्टेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो प्रोफेज वन में ये सारी चीजें हो रही हैं। प्रोफेज वन में अब जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हुई, जो स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट थे उन्होंने प्रोट्रूड करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स द न्यूक्लियर स्पेस, और न्यूक्लियर स्पेस में आते आते वो सभी के सभी कट अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर पर प्रेजेंट एक पर्टिकुलर प्रोटीन जिसका नाम है काइनेटोकोर, और वो स्टेज कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड फेज आता है मेटाफेज, और मेटाफेज में जो एक सेल है वो कंप्लीटली अपने स्पिंडल फाइबर से जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे, जो स्कैटर्ड थे पहले सिंपली न्यूक्लियर स्पेस में स्कैटर्ड थे, वो सब के सब कनेक्ट हो जाते हैं और
ये कनेक्शन जो है कुछ इस तरह का दिखता है। देखिए ये सेंटर में यहाँ पर है सेंट्रोमियर, ये साइड में जो रेड कलर का शेडेड एरिया ये काइनेटोकोर है, दैट स्पेशल प्रोटीन विच इज प्रेजेंट। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड सिस्टर्स के बीच में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कोहेसिन। ये कोहेसिन प्रोटीन दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक दूसरे के साथ अटैच रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जैसे ही मेटाफेज से एनाफेज की तरफ कंडीशन जाती है तो इस कोहेसिन प्रोटीन को सबसे पहले डिसोल्व किया जाता है, तब ये सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ये जितने भी स्पिंडल फाइबर्स हैं ये सब के सब क्या हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हैं, जिसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और ये एक्सपेंड भी हो सकते हैं, एज आई हैव टॉक्ड अर्लियर। और ये फाइनली कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से और एक्सपेंशन की हेल्प से सारे क्रोमोसोम्स को सेंटर लाइन पे स्टैक कर देते हैं, जिसे बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट। और इस कंडीशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड देयर मेजरमेंट्स आर मोस्ट इजी टू डिस्कस, टू सी, टू अंडरस्टैंड। अगला फेज आता है एनाफेज, और एनाफेज में क्या होगा, जैसे ही जो सेल्स थे मेटाफेजिक प्लेट पे अपने जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो डीएनए के क्रोमोसोम्स को स्टैक कर देते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट बन जाती है। उसके बाद ये सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं वो पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं इन दिस वी शेप्ड स्ट्रक्चर, और इंटरजोनल फाइबर्स बनते हैं बिटवीन द क्रोमोसोम्स। सो ये जो मूवमेंट है और थोड़ी सी स्पीड अप हो जाती है। इसके बाद फाइनली जैसे ही ये सारे क्रोमोसोम्स पोल्स पर पहुंच जाते हैं, तो पोल्स पर पहुंचने के साथ साथ ही एक स्पेशल केस भी यहाँ स्टार्ट हो जाता है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस शुरू कब होगा, जब ये बिल्कुल पोल पे पहुंचने वाले होते हैं, उस टाइम साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है, और फाइनली जो है वो सेल मूव कर जाता है इनटू टीलोफेज। बट बिफोर दैट मेटाफेज से एनाफेज में आने के लिए देयर इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल, जिसको बोलते हैं एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है एक सेट ऑफ चेक पॉइंट होता है। ठीक है, इस चेक पॉइंट में सेल साइकिल चेक पॉइंट है, इसमें क्या होगा, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जो मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि क्रोमोसोम्स की सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक कोहेसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहां पर ये कोहेसिन प्रोटीन मस्ट बी डिसोल्व्ड। इस प्रोटीन को डिसोल्व कौन करता है, इसको डिसोल्व करता है सेप्रेटिन, और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करता है सेप्रेटिन प्रोटीन को, जो बदले में कोहेसिन प्रोटीन को क्या करेगा, डिसोल्व कर देगा, डीनेचर कर देगा। तो जिसकी वजह से ये इजीली मूवमेंट इनकी जो है वो शुरू हो सकती है। अगला फेज आता है हमारे पास टीलोफेज, विच इज लास्ट फेज। बट इस फेज में दिस इज अ नॉर्मल रिवर्सल ऑफ द प्रोफेज 1। तो क्या होगा, जो डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल है वो अगेन स्टार्ट हो जाता है। साइटोकाइनेसिस जो एनाफेज में ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, वो फरो मेथड से एनिमल सेल्स में और सेल प्लेट मेथड से प्लांट सेल्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो सेल्स हैं वो दो में डिवाइड हो जाएंगे। बट ये जो सेल्स अब यहाँ बनते हैं, इन सेल्स का जेनेटिक्स जो है, दे कैरी हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 1/4 ऑफ द डीएनए अमाउंट। ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर और ये डीएनए की अमाउंट ये प्रेजेंट होती है इनके अंदर। रीजन उस चीज का ये है कि जो सेल, जिन सेल्स ने इनको बनाया है, यानी ये है मियोटिक प्रोडक्ट। ठीक है, और ये मियोटिक प्रोडक्ट जो है फाइनली अभी हो सकता है कि ये गैमीट्स में चेंज हो चुके हैं, हो सकता है ये नहीं हुए। जैसे स्पर्म होता है, ह्यूमन स्पर्म, वो इस कंडीशन में जब तक रहता है उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। एंड जब वो कंप्लीट फाइनल स्ट्रक्चर अपना अटेन कर लेता है आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, दिस कंडीशन इज नोन एज स्पर्मेटोजोआ। तो ये कंडीशन जो है, जरूरी नहीं है कि ये सारे सेल्स हैप्लॉइड हैं, बट ये सारे गैमीट्स हैं, अभी जरूरी नहीं है इस चीज के लिए। और सेकंड, अगर ह्यूमन फीमेल्स में ये कंडीशन आती है तो वहां पे देयर इज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से पोलर बॉडीज बनती हैं। बट वहां एक कंडीशन ये भी है कि मियोसिस 2
ह्यूमन फीमेल के ओवम की प्रोडक्शन के टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाती, ठीक है, कंप्लीट नहीं हो पाती, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रियोल की, क्योंकि वहां पर सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट होता है और ह्यूमन स्पर्म के पास 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। तो वो ह्यूमन स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन कर लेता है उसके बाद सेंट्रियोल प्रोवाइड करता है फीमेल ओवम को, और उसके बाद मियोसिस 2 कंप्लीट होती है, देन फर्टिलाइजेशन होती है, एक्चुअल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दैट इज कैरियोफ्यूजन, कैरियो गैमी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास मियोसिस 2। सिग्निफिकेंस क्या है? मियोसिस 1 की सिग्निफिकेंस है आपके पास कि ये रिडक्शन ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल की के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच आर टोटली ऑन रैंडम बेसिस। इसके पीछे जो +2 क्लास में आप लोग, अगर आप नीट के स्टूडेंट तो आपने पढ़ा होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स बाय मेंडल, ये लॉ मियोसिस 1 कंप्लीट करता है। और दूसरी चीज है कि ना सिर्फ क्रोमोसोम्स के का नंबर बल्कि अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो भी हैप्लॉइड होना जरूरी है एक गैमीट की फॉर्मेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस वाज मी विजय पुनिया। आई हेयर बाय थैंक यू ऑल एंड जस्ट मेक श्योर कि आप अगली वीडियोस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं बाकी इससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है या मैंने डिस्कस किया है। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।